सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर एल्केन, एल्काइन और एल्काइन ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखो, यस। जैसे फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो अल्केन एक सर्टेन टाइप का क्लासिफिकेशन है, मतलब एक सर्टेन टाइप का उसमें प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अल्कीन वाला पार्ट भी जब एक डबल बॉन्ड लग जाता है तो भी पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज कर देता है। अल्काइन के साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसका मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप पे जैसा होगा। ऑल्दो अल्केन को एक फंक्शनल ग्रुप पे जैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि वैसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो अल्केन को बोलना गलत होगा, बट अल्कीन और अल्काइन एक फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, यस और कोई डाउट? तुम लोग को वर्कशीट भी मिल गया था ना, वर्कशीट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर, तो एक और वर्कशीट क्वेश्चन। वर्कशीट में मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डीपीपी है, ठीक है, वर्कशीट नाम हम लोग चेंज कर रहे हैं डीपीपी। तो वर्कशीट का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, तो खैर डीपीपी ही बोलेंगे हम लोग उस चीज को। डीपीपी 1 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है सर तो। नोमेनक्लेचर का बुकलेट का B4 में डाउट। नोमेनक्लेचर के बुकलेट के B4 में डाउट है, एक मिनट। नोमेनक्लेचर के बुकलेट का आ गया, अभी नोमेनक्लेचर का बुकलेट दिख रहा है। नोमेनक्लेचर का बुकलेट, यस सर। यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर B4। यस सर। क्वेश्चन नंबर B4 में विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट पे अल्कोहल प्रेजेंट है, उसके अलावा अमाइड प्रेजेंट है, अमाइन और एल्डिहाइड। इसमें सी एंड डी ऑप्शन बोथ होगा, सी एंड डी। सर एल्डिहाइड तो है ना? एल्डिहाइड है पक्का? CHO लास्ट में। ढंग से देखो। तो ये एमाइड है, NH भी है। हाँ, उधर NH भी है। नाइट्रोजन के जस्ट सर बगल में C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो उधर एल्डिहाइड नहीं है वो। बेसिकली देख के लग रहा है कि CHO का मतलब एल्डिहाइड है, लेकिन अगर वो CHO वाला पार्ट जस्ट बगल में किसी दूसरे कंपाउंड से अटैच्ड है, जैसे मान लो इसको थोड़ा डायग्राम वाले पार्ट को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। इलेबोरेट करने का मतलब जैसे उस स्ट्रक्चर को केवल हम थोड़ा वो कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो NH के जस्ट बगल में C डबल बॉन्ड OH दे रखा। तो अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो ना यहाँ पे एल्डिहाइड रह गया, ना यहाँ पे अमाइन रह गया। दोनों एक कॉम्बिनेशन में अमाइड वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा गया। तो इस केस में अमाइन भी नहीं है और एल्डिहाइड वाला पार्ट भी नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। समझ आया? यस सर सर। B3 में डाउट था। B3 में डाउट था, चलो एक सेकंड रुक जाओ। B3 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो B3 में ऐसा मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। उसके अलावा कुछ होना चाहिए क्या? नो सर। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, दूसरा दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, तीसरा और चौथा हो सकता है ना? फिर बोला यस है सर। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब हमें पता भाई, अनसैचुरेटेड का मतलब तो जिसमें एक भी बॉन्ड सर बॉन्ड बाकी होगा किसी और के साथ कंबाइन करने के लिए। बॉन्ड बाकी सर होगा। जो डबल डबल बॉन्ड और बॉन्ड हो, सर डबल जो बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड हो। बॉन्ड होगा। हाँ, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो सी ऑप्शन में डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि डी ऑप्शन में डबल बॉन्ड है। तो ये वाला पार्ट अनसैचुरेटेड भी है। अनसैचुरेशन में ए और बी भी है, मतलब ए और बी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, जबकि डी ऑप्शन केवल हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। और सर कोई डाउट? सर सी भी तो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अनसैचुरेटेड है क्या? मतलब उसमें कहीं डबल बॉन्ड है क्या? सर नहीं है, लेकिन एक बार आप बताए थे ना, जब भी क्लोज फिगर बन रहा हो तो वे अनसैचुरेटेड होता है। उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है। वो वहाँ पे मेंशन किए थे कि इसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब उसमें ऑल्दो एक अनसैचुरेशन दिखता है, लेकिन वहाँ कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगराइज में, कैटेगरी वाले पार्ट में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। रखेंगे उसको सैचुरेटेड में ही, अनसैचुरेटेड में उसको पुटअप नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल्दो उसमें एक अनसैचुरेशन होता है, या फिर अनसैचुरेशन में नहीं होता उसमें, उस केस में एक
हाइड्रोजन वाला पार्ट हट करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहता है, तो इसलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ, A4 A4 ऑब्जेक्टिव का A4 या सब्जेक्टिव का A4? सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के A4 वाले पार्ट में इन द अबव कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर। सवाल में पूछा है 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो पहले तो ये बताओ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे? और इसको जूम कर देते हैं। सर 3। 2 डिग्री कार्बन वाले पार्ट 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन दिख रहा है 2 डिग्री, दूसरा कार्बन इधर दिख रहा है 2 डिग्री, और ये थर्ड कार्बन 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है टोटल? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे 2 डिग्री वाले पार्ट पे? यहाँ तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, दूसरे वाले में भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा, तीसरे वाले केस में भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा। तो हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिसाइड किया था? लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था कि कार्बन के डिग्री से ही हम लोग हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करते हैं। तो अगर कार्बन 2 डिग्री है तो हाइड्रोजन 2 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन हैं जो 2 डिग्री एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और कोई डाउट? सर A5 का क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। कौन सा? A5 बड़ा सवाल दिख गया तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। किसको समझ नहीं आया सवाल, एक बार थोड़ा बताओ। सर प्रीति को। तुम लोग सब ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हो, तुम लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। ये तो बहुत गलत बात है भाई। समझ में सब मतलब हाइड्रोजन जो आइडेंटिकल बोला है ना, ये नहीं समझ में आ रहा था। आइडेंटिकल मतलब क्या वर्ड समझ में आता है? सर इंडिपेंडेंट। आइडेंटिकल मतलब इंडिपेंडेंट। अच्छा, मतलब 15 अगस्त को आइडेंटिकल हुए थे हम लोग। नो सर। तो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिकल? सिंगल। आइडेंटिकल मतलब सिंगल। कहाँ का अंग्रेजी पढ़ा है भाई ये? सेम। आइडेंटिकल मतलब सेम। सेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल, मतलब कौन से केस में सारे हाइड्रोजन एटम सेम है। तो सेम होने का मतलब सबका डिग्री सेम होना चाहिए, ऐसा मेंशन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर हम लोग कार्बन की बात करें, केवल कार्बन का डिग्री क्या है, तो जैसे सबसे पहला वाला पार्ट 1 डिग्री कार्बन है, दूसरा वाला पार्ट 2 डिग्री कार्बन है, तीसरा वाला पार्ट 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर कार्बन का डिग्री अलग होगा तो हाइड्रोजन का डिग्री बाय डिफॉल्ट अलग होगा, मतलब हाइड्रोजन सेम नहीं हो सकता है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, पहला छोड़ दो। दूसरे वाले केस में यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास 1 डिग्री कार्बन है, नीचे भी 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ वाला कार्बन 4 डिग्री है। लेकिन 4 डिग्री कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 डिग्री, दूसरे वाला 4 डिग्री, तीसरे वाला 4 डिग्री, ये अपने काम को बच ही नहीं जाएगा, बचेगा केवल 1 डिग्री कार्बन। तो अगर 1 डिग्री कार्बन है मतलब केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा, तो सारे हाइड्रोजन एटम सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ढंग से देखो तो इन स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, मान लो एक सेकेंड, मान लो ये कंपाउंड हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, अरे मान लो ऐसा 3 मेंबर रिंग ले लिया, तो इसमें कोई भी कॉर्नर डिफरेंट है क्या? मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कोई भी कॉर्नर डिफरेंट है क्या? कोई भी कॉर्नर डिफरेंट नहीं है, मतलब सारे साइड सेम है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग कहीं पे भी कार्बन मेंशन करें तो कोई भी कार्बन डिफरेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम ही कार्बन रहने वाले हैं, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो सारे के सारे कार्बन सेम है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप डाले, 2 CH3 डाले, या फिर यहाँ पे 2 CH3 डाल दे, या फिर यहाँ पे भी 2 CH3 डाल नीचे वाले पार्ट में, तो कहीं से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इसको हम लोग 120 डिग्री घुमा दे तो ये जो कार्बन नंबर 1 है ये कार्बन नंबर 2 की जगह पे चला जाएगा 120 डिग्री पे, कार्बन नंबर 2 वाला पार्ट कार्बन नंबर 3 पे चला जाएगा, और 3 वाला पार्ट 1 के जगह पे आ जाएगा। ये सारे कार्बन एग्जैक्टली सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस निकल कर नहीं आने वाला है। तो इसलिए वहाँ पे पूछा है ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर सेम। तो अगर मान लो कि ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सेम है, तो इसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है
ये भी आपस में एग्जैक्टली सेम होंगे। तब ये देखने में भले ही अलग लग रहा है कि ऊपर है ये नीचे है, लेफ्ट साइड राइट साइड में, लेकिन एक्चुअल में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, अपने फोन के स्क्रीन को 120 डिग्री रोटेट करके देखो, मतलब केवल 120 डिग्री रोटेट करके देखो, फिर उसके बाद 240 डिग्री रोटेट करके देखो, तो तुमको दिख जाएगा कि पहले जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ये स्ट्रक्चर बाद में है। रोटेट करके देख सकते हो, फोन के स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसा रोटेट किया, फिर थोड़ा रोटेट किया, तो दिखेगा कि जैसा स्ट्रक्चर पहले था एग्जैक्टली वैसे स्ट्रक्चर बाद में दिखा, वैसे ही स्ट्रक्चर बाद में दिखा। तो अगर मान लो एक कंपाउंड के रोटेशन के बाद भी हम लोगों को सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका मतलब हर एक तरफ से वहां पे सिमिलैरिटी रहा होगा, हर एक तरफ से सिमिलैरिटी रहा होगा, इधर से देखो या उधर से देखो या उधर से देखो, हर एक तरफ से एग्जैक्टली सिमिलैरिटी रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डील करें, मतलब उस क्वेश्चन का डिस्कशन करें, ये तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का कंपाउंड है, मतलब सारे कार्बन एग्जैक्टली सेम है, जो रिंग में तीनों कार्बन है ये आपस में सेम है, और जो रिंग के बाहर के आपस के कार्बन है, जैसे रिंग के बाहर में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सब भी आपस में सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है, क्योंकि कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन्स वाले पार्ट भी सेम होंगे, तो ये अपना आंसर हो सकता है, बट फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेट कर लेंगे इस चीज को। तो C9H18 दे रखा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है रिंग में, और बाहर 2 2 4 2 6, इसका मतलब C9 तो है, और H18, तो ऐसा काउंटिंग मत करना, कभी भूल के भी कभी फॉर्मूला दे रखा होगा ना तो काउंटिंग मत करना कितना हाइड्रोजन है, रेदर देन काउंटिंग ये कंसिडर करना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे C9H18 CnH2n, इसका मतलब क्या है कि अल्कीन के जैसा फॉर्मूला है, तो अल्कीन के जैसा फॉर्मूला हुआ मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए, या अल्कीन का जनरल फॉर्मूला में एक डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन के जैसा फॉर्मूला होना चाहिए, और यहाँ पे एक रिंग है, इसका मतलब एक अनसैचुरेशन है, तो हम लोग का C9H18 रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेट हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट मत करना कि हम बैठ के अब सारा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा मत करना कभी भी। जब भी कभी एक फार्मूला देगा तो हम C9H18 दिया, यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको 1 दिख रहा है, मतलब आइदर एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग होना चाहिए, तो एक रिंग है, इसका मतलब अपना फॉर्मूला सेट हो रखा है। तो C9H18 फॉर्मूला सेट है पहला चीज, और दूसरा इसी बोला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा, और सारे हाइड्रोजन एटम सेम है, इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। फिर भी आगे की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन सी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो वापस से 3 डिग्री का कार्बन है, मतलब 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? सर वर्कशीट का सर क्वेश्चन नंबर 3। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट लाइन पे रहो। हाँ, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड, यही वाला वर्कशीट में DPP1 यस सर। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। यार ये मेरे हिसाब से थोड़ा बनने लायक सवाल है। हाँ बोलो। सर 6 आ रहा है लेकिन आंसर में 18 दिया हुआ है। 1 मिनट देख लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है आंसर। एक चीज बताओ, हम थोड़ा इस डायग्राम को जूम कर रहे हैं, एक चीज बताओ हमको कि इसमें 1 डिग्री, सवाल में ये पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो मेरे को बस ये बताओ कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, हम जिस पे पॉइंट आउट करेंगे बस ये बताना कि 1 डिग्री है कि नहीं है। तो जैसे ये पहला वाला पार्ट 1 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला पार्ट 1 डिग्री है या नहीं है? यस सर। ये वाला पार्ट 1 डिग्री है या नहीं है? यस सर। नीचे वाला पार्ट 1 डिग्री? यस सर।
उसके अलावा नीचे यहाँ पे 1 ये डिग्री सर दोनों भी है। है। तो टोटल Yes. कितने 1 डिग्री कार्बन हो गए? 6। 6। और हाइड्रोजन निकालने बोला है, तो एक कार्बन पे यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। 3। तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन पे कितना हो जाएगा? ओह। ठीक है, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट किसी को? चलो, अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों को बेसिक पार्ट एक बार डिस्कस करना है कि नोमेनक्लेचर में हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कैलकुलेशंस करते वक्त क्या क्या चीज़ें करते हैं, या फिर नाम लिखते वक्त क्या क्या पार्ट को हम लोग लिख करके काम कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों का पहले एक बेसिक डिस्कशन करेंगे। और शुरू में जैसे अभी नोमेनक्लेचर के रूल्स मेंशन नहीं कर रहे, हम तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रहे हैं, फिर तुमको बताएंगे कि उन एग्जांपल्स में क्या चीज़ें कॉमन है। जैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखेंगे कुछ कुछ, और उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मेंशन करना शुरू करेंगे कि हर एक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, उससे नाम में क्या फ़र्क पड़ा। तो उसके वजह से नाम में हम लोग क्या क्या चीज़ें मेंशन करके चलते हैं। किसी भी एक जैसे मान लो तुम ही लोग का नाम होता है, तो नाम में क्या होता है, तो एक तो हम लोग टाइटल यूज़ करते हैं और एक नेम यूज़ करते हैं। नेम वाला पार्ट तो हम लोग का नेम होता है, टाइटल वाला पार्ट हम लोग का फैमिली नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उस नोमेनक्लेचर के टाइम पे हम लोग एक कंपाउंड के अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे मान लो हम कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, बस देखते चले जाओ और अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature। चलो ध्यान दो, अभी नोट मत करना है इसको, बस हम केवल इसको एग्जांपल में एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको नोट डाउन मत करना अभी। सर हाँ, स्क्रीन पे तो वर्कशीट खुला हुआ है। 1 मिनट। हाँ, अब देख रहा है? यस सर। ओके। मान लो हम बस कुछ कुछ नाम लिखते चले जा रहे हैं अभी के लिए, और उन नाम के हिसाब से, अच्छा ब्यूटेन नहीं, सॉरी, पहले वाले केस में पेंटेन, दूसरे में भी पेंटेन। चलो ध्यान दो, ये नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका सवाल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग केवल इस चीज का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो उससे एक छोटा सा डिफरेंस वाला पार्ट मेंशन करेंगे हम लोग। जैसे मान लो शुरू में यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं हम लोगों ने, और 5 नाम भी दे रखे हैं। तो एक चीज देखो, जैसे इन पांचों केसेस में केवल ये थर्ड केस है जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे एक रिंग वाला पार्ट है। तो इन पांचों नाम में जैसे पहला स्ट्रक्चर है, इसमें नाम एक दे रखा था कुछ भी, दूसरे में भी नाम दे रखा है, तीसरे में भी नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे साइक्लो वर्ड लगा रखा है। जबकि फर्स्ट में कहीं साइक्लो नहीं है, दूसरे में साइक्लो नहीं है, फोर्थ में साइक्लो नहीं है, फिफ्थ में भी साइक्लो नहीं है। तो जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ वहाँ पे एक साइक्लो वर्ड आ गया, जबकि बाकी सब में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो साइक्लिक वर्ड आया भी नहीं था। एक ये पार्ट है जिसको हम लोग को एसोसिएट करना होता है किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में, जहाँ पे हम लोग साइक्लो
के टर्म में चीज़ों को मेंशन करके चल रहे होते हैं। जैसे मान लो कि मिस्टर एंड मिसेज वर्ड लगाते हैं हम लोग टाइटल में, तो मिस्टर कब है जब कोई भी मेल पर्सन होता है, जब मिसेज कब है जब भी कोई फीमेल पर्सन होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइक्लो वर्ड हम लोग तब लगाते हैं जब कंपाउंड साइक्लिक होता है, बट अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो हम लोग साइक्लो वर्ड नहीं लगाएंगे, कुछ और अदर चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो नोमेनक्लेचर में एक ये पार्ट है जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, पहला चीज। दूसरा एक चीज देखो, पहले वाले केस में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, मतलब अल्कीन था, तो यहाँ नाम में लास्ट में एन आया। जबकि दूसरे वाले केस में एक डबल बॉन्ड था, तो यहाँ लास्ट में नाम में इन आया। थर्ड वाले केस में भी एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी लास्ट में नाम में इन आया है। फोर्थ और फिफ्थ वाले केस में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन वाला पार्ट आ रखा है। लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे एन की जगह पे इन वाला पार्ट आ गया था। तो इस केस में डेफिनेटली अगर हम लोग का अल्केन है तो अल्केन वाले पार्ट को एन से रिप्रेजेंट करना होता है, अगर अल्कीन है तो इन से रिप्रेजेंट करना होता है, वापस से अल्केन है तो अल्केन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये भी नोमेनक्लेचर का एक पार्ट हो सकता है। पहले वाले केस में ब्रोमीन है तो उस केस में यहाँ पे ब्रोमो वर्ड लगा दिया गया। दूसरे वाले केस में ब्रोमीन है तो भी यहाँ ब्रोमो वर्ड दिख रहा है। थर्ड केस में ब्रोमीन है तो यहाँ ब्रोमो वर्ड दिख रहा। फोर्थ फिफ्थ में भी ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमो वर्ड दिख रहा। इसका मतलब अगर हेलोजन वाला पार्ट दे रखा है या ब्रोमीन या इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर देंगे तो उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। ये 2 4 4 क्या है इस चीज में अभी दिमाग नहीं लगाना है, ये पोजीशन होते हैं, ये बस हम नोमेनक्लेचर में मेंशन करते चले जा रहे हैं। बट एक चीज देखो, जैसे पहले वाले केस में टोटल 5 कार्बन थे, टोटल मिला के 5 कार्बन है, तो यहाँ पे पेंट वर्ड है। दूसरे वाले केस में 5 कार्बन थे तो भी यहाँ पे पेंट वर्ड है। थर्ड वाले केस में इस रिंग में टोटल 6 कार्बन है, क्योंकि हेक्सागोनल रिंग है, मतलब 6 बेंड एटम्स हैं तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हेक्स वर्ड लग गया। तो जब 5 कार्बन था तो पेंट वर्ड लगा, लेकिन जब 6 कार्बन हो गया तब उस केस में हेक्स वर्ड लग गया। तो इसका मतलब है कि ये जो पेंट वर्ड है या जो हेक्स वर्ड है ये डेफिनेटली पूरे के पूरे कार्बन से रिलेटेड होगा कि कितने कार्बन हो रहे होंगे। उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, अभी उस पॉइंट पे नहीं जा रहे। अभी के लिए कार्बन चेन से ये पेंट, हेक्स, ये सब वर्ड हम लोग आराम से एसोसिएट करके चल सकते हैं। बट एक चीज देखो, जैसे यहाँ OH था तो OH के होने की वजह से बेसिकली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल होने की वजह से हम लोग यहाँ पे लास्ट में, जैसे पहले स्ट्रक्चर में और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, सॉरी फोर्थ स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, केवल लास्ट में यहाँ पे OH लगा दिया। तो नाम में 2 ब्रोमो पेंटेन था, यहाँ पे 2 की जगह 4 हो गया, और ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल भी हो गया। मतलब यहाँ वाले, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे 1 ऑल हो गया। मतलब नाम में जो पहले पेंटेन दिख रहा था, पेंटेन तो है लेकिन पेंटेन के आगे 1 ऑल भी है। तो ये जो OH है, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अल्कोहल वाले पार्ट को हम लोग ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे लास्ट में ये ऑल वाला पार्ट लगा दिया। तो ऐसे क्यों लगा दिए, और जैसे ही इसको लगाए तो ब्रोमो वाला पार्ट 2 की जगह 4 पे कैसे हो गया। तो अगर देखो तो एक चीज मालूम पड़ रहा होगा कि कार्बन नंबर 1 अगर इसको बोले, हम लोग नंबरिंग करें अगर इस चेन का, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो किसी को भी 1 बोल देते, किसी को भी 5 लेके डालना पड़ेगा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो उस केस में 1 नंबर पे OH है तो इसीलिए यहाँ पे 1 दिख रहा, जबकि 4 नंबर पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा। अगर हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसा होता 1 2 3 4 5, तो इसके हिसाब से 2 पे ब्रोमो होता और 5 पे ऑल होता, ऐसा भी हम लोग बोल सकते थे। सबके रूल्स हैं कैसे हम लोगों को नंबरिंग वाला पार्ट करना है। लेकिन इस पूरे पार्ट में जब ऊपर के स्ट्रक्चर में, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर वाले पार्ट में और फोर्थ स्ट्रक्चर में OH का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड हो गया, ऑल वाला पार्ट। तो अगर ढंग से देखो पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में, तो एक साइक्लो वर्ड हो सकता है जो साइक्लिक को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा इस तरीके से जैसा ब्रोमो है ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन चेन पेंट वाले पार्ट से एसोसिएट करेंगे। उसके अलावा अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, इन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्कोहल वाले पार्ट इन जनरल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो जैसे नोमेनक्लेचर का जो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें एग्जैक्टली एक ही चीज डिस्कस करते हैं सबसे पहले, कि नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कभी भी अगर नाम लिखना चाहेंगे हम लोग तो इन जनरल 5 पार्ट होते हैं। उसमें साइक्लो वर्ड हो सकता है कि 5 पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो,
बट अगर कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो तो इन जनरल 5 पार्ट होंगे। उन 5 पार्ट का नाम क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, यहाँ से अब चीजें तुम लोगों को नोट करनी है। जिसमें सबसे पहला पार्ट, एक तो हम लोग टर्म यूज करते हैं वर्ड रूट, ये सबसे मेन पार्ट होता है। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेंट था, यहाँ पे पेंट था, उसके ऊपर वाले पार्ट में हेक्स था। तो ये जो पेंट है या हेक्स है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन के रिप्रेजेंटेशन में भी नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन का मतलब ये नहीं कि बस नॉर्मल नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड हम लोग आराम से यूज करके चल सकते हैं। तो पहले वाले केस में जैसे सिंपल स्ट्रक्चर से, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर से, तो पहले वाले केस में 5 कार्बन है, दूसरे वाले केस में 5 कार्बन है, तीसरे वाले केस में 6 कार्बन है। तो इन केसेस में जब नंबर ऑफ कार्बन के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन वाले पार्ट की बात करेंगे, तो वर्ड रूट वाला पार्ट केवल ये रिप्रेजेंट करेगा। और बचपन में पढ़ा भी था, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, या फिर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन हम लोग जब अल्केन की बात करते हैं तब वहां पे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लगा रहे हैं। यहाँ हम लोग अल्केन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे मिथ वाले पार्ट, मतलब मिथेन वाले पार्ट का केवल मिथ यूज कर रहे हैं हम लोग, इथेन वाले पार्ट का केवल इथ यूज कर रहे हैं, प्रोपेन वाले पार्ट का केवल प्रोप यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग अल्केन के जगह पे अल्कीन ले लें तो इथ तो रहेगा लेकिन इथीन हो जाएगा, प्रॉप भी रहेगा लेकिन प्रॉप के आगे ईन हो जाएगा। तो हम लोगों को इस अल्केन के एन या अल्कीन के ईन या अल्काइन के आइन से मतलब नहीं है, उससे पहले वाले पार्ट से मतलब है। कि इस पूरे स्ट्रक्चर में इथ वाला पार्ट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा, प्रॉप वाला पार्ट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग हमेशा वर्ड रूट बोला करते हैं। ये नाम ध्यान रखना होगा। तो वर्ड रूट वाला पार्ट सबसे पहला पार्ट है जो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट ध्यान रखना है, रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द, और ये टर्म्स ध्यान रखना है, इन द मेन चेन। मेन चेन का क्या मतलब है, थोड़ा वेट कर लो अभी के लिए। बस मेन चेन को हम लोग अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। मेन कार्बन चेन बेसिकली बोल रहे हैं हम लोग, मेन चेन और प्रिंसिपल चेन, या इसी चीज को हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये चीज थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। ये सबसे पहला पार्ट है जिसको कंसिडर करना है, वर्ड रूट वाला पार्ट। उसके बाद जैसे हम लोग अपना जब नाम लिखते हैं, अभी नोट मत करना इस चीज को, नोट करने का टाइम देंगे। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो नाम के आगे हम लोग, जैसे इधर बिहार झारखंड में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में जाओ तो वहाँ पे कल्चर होता है कि वहाँ नाम के पीछे पापा का नाम लगाया जाता है, फिर उसके बाद फैमिली नेम लगाया जाता है। तो ये वहाँ का कल्चर है, अपने नाम के पीछे पापा का नाम, पापा के नाम के पीछे फैमिली नेम वाला पार्ट, मतलब जो तुम्हारा टाइटल है। तो इसी टाइप से यहाँ भी होता है। जैसे वर्ड रूट है तो वर्ड रूट वाले पार्ट के पीछे हम लोग कुछ कुछ नाम लगा सकते हैं जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पेंट के बाद एन लगाया, ऊपर में हेक्स के बाद इन लगाया, यहाँ वाले पार्ट पे पेंट के बाद इन लगाया। तो इस केस में पूरे स्ट्रक्चर में जैसे ही वर्ड रूट लिख दिया हम लोगों ने, तो इसके बाद उसी के पीछे कुछ लगा सकते हैं हम लोग। तो जब भी कभी किसी टर्म को किसी चीज के पीछे ऐड करते हैं तो उस केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं सफिक्स। ये लिखने का तरीका होता है, सफिक्स वाला पार्ट जो चीज पीछे ऐड हो रहा है। और क्योंकि सफिक्स वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट अगर करें हम लोग, तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे स्ट्रक्चर 1 में तो पेंट के बाद एन था फिर कुछ नहीं था, स्ट्रक्चर 2 में भी पेंट के बाद इन था फिर कुछ नहीं था, थर्ड में भी कुछ नहीं था, लेकिन फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में हम लोग के पास पेंट के बाद एन भी था और उसके अलावा एक ऑल भी था। इसका मतलब हम लोग का पेंट के बाद एन पे भी काम खत्म नहीं हुआ, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग उसके अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ भी पेंट के बाद इन था और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ और लगा रखे हैं। इसका मतलब वर्ड रूट के पीछे हम लोग दो चीजें अटैच कर सकते हैं। तो दो चीजें अटैच करने का मतलब है कि वर्ड रूट के पीछे हम लोग दो बार सफिक्स लगा सकते हैं। तो अब दोनों सफिक्स को बार बार सफिक्स बोलने में कंफ्यूजन ना हो तो इसमें हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं, पहले वाले पार्ट को प्राइमरी सफिक्स और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के नाम से मेंशन कर सकते हैं। जिसमें प्राइमरी सफिक्स एन है,
कि ईन है मतलब अल्केन वाला पार्ट है कि अल्कीन वाला पार्ट है कि अल्काइन वाला पार्ट है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेसिकली कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं है तो इसका मतलब अल्केन होगा। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक अनसैचुरेशन है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन वाला पार्ट है। ये 3 सफिक्स और भी हो सकता है। जैसे एक चीज सोच के बताओ, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। जैसे कंपाउंड में अल्कीन है तो ईन लगाया, अल्काइन है तो अल्काइन लगाया। अगर कंपाउंड में अल्कीन अल्काइन दोनों हुआ तो क्या करेंगे? कोई भी सोच के बताओ। सर दोनों लगाएंगे। दोनों लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? सर एनी का सर एनी और एनी। ये नहीं और ए नहीं, हम अल्कीन और अल्काइन बोल रहे हैं। मतलब कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तब क्या नाम देंगे? जैसे अल्कीन हुआ तो यहाँ ईन लगाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगाए, अगर दोनों हुआ तो क्या लगाएंगे? सर नंबरिंग सर देकर दोनों एल्कीन। लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन, सर नंबर ऑफ कार्बन और फिर उसके बाद इन और आयन। ईन और आइन। सर एल्कीन लिख के फिर डैश सर देके पोजीशन आइन। पे सर। यहाँ पे हम लोग टर्म इनाइन लगाते हैं, वैसे ऐसा ही होता है। जैसे अल्कीन दे के नंबरिंग दे के आइन होता है, जैसा रिताम्बरा बोल रही थी। बट ओवरऑल हम लोग इसको इनाइन बोलते हैं। जैसे ईन भी है आइन भी है तो टोटल इनाइन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नाम हम यहाँ पे मेंशन करते रहे तुम लोग के लिए। अल्कीन अल्कीन सॉरी अल्केन अल्कीन अल्काइन तो होगा, उसके अलावा इनाइन भी वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहा तो। ठीक है, ये तो हम लोग का प्राइमरी सफिक्स हो गया। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में ये पार्ट है। जैसे अल्कोहल था तो अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोग ऑल लगाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाते हैं, एल्डिहाइड वाले पार्ट में अल लगाते हैं, कीटोन वाले पार्ट में ओन लगाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शनल ग्रुप को। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंपाउंड में यूज कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज देखो, ये कंफ्यूजिंग चीज लगता होगा कि सर यहाँ तो ब्रोमीन वाले पार्ट को बाहर लगा रखे है आगे, वर्ड रूट के आगे, मतलब प्रीफिक्स है बेसिकली। जबकि अभी जस्ट अभी पढ़ा था हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, कल या परसों, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में, कि हेलोजन वाला पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इसको तो पीछे लगाना चाहिए था, इसको आगे क्यों लगा रहे हैं हम लोग? सफिक्स का मतलब पीछे होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कितने फंक्शनल ग्रुप बताए थे तुम लोगों ने नोमेनक्लेचर में? 16 तक। 16 में केवल 12 फंक्शनल ग्रुप है जिसको नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा। मतलब फंक्शनल ग्रुप सारे हैं, ब्रोमीन भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए ब्रोमीन को या हैलोजन्स को फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर किया जाता है। मतलब नोमेनक्लेचर में ब्रोमीन मतलब हैलोजन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, इथर वाला पार्ट हो गया, इन सब को नोमेनक्लेचर में एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया जाता है। ऑल्दो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बिहेव भी करेंगे, मतलब कंपाउंड के प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन में भी आते हैं, लेकिन जब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम लोग इन सब में से केवल 12 फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हैं। उसका लिस्ट क्या होगा वो लिस्ट वाले पार्ट पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में 12 फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर कर रहे होंगे या दो को कंसिडर कर रहे होंगे। उन सब का नाम हम लोग सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिखा करेंगे। तो जैसे मान लो वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट के जो पीछे लग गया उसको सफिक्स बोल दिए, तो जो आगे लग गया उस चीज को हम लोग आराम से प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। जो चीज आगे लगता है वो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो यही सेम चीज जैसे दो सफिक्स लगा था, एग्जैक्टली दो प्रीफिक्स भी है अगर ढंग से देखो तो। जैसे साइक्लो जो वर्ड है ये हेक्स के पहले लगा, और साथ ही साथ ब्रोमो भी हेक्स के पहले लगा। तो अपने वर्ड रूट के पहले दो चीजें आ सकती हैं, साइक्लो भी और दूसरा ब्रोमो भी। नीचे में साइक्लिक कंपाउंड नहीं था तो साइक्लो नहीं आया, नीचे में केवल ब्रोमो आया। लेकिन जहाँ साइक्लिक कंपाउंड था वहाँ पे साइक्लिक पार्ट आया। तो इस केस में जो सबसे वर्ड रूट से नज़दीक वाला प्रीफिक्स है उस चीज़ को हम लोग आराम से प्राइमरी प्रीफिक्स बोल सकते हैं। और ये पार्ट केवल साइक्लो के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाओ, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो मत लगाओ। केवल ये टर्म हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसके अलावा फिर हम लोग का वापस से सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट मेंशन करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का मतलब हो गया कि जब भी कभी हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं तो उस पेरेंट चेन के डिसीजन के बाद उस पेरेंट चेन से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता, जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता,
उन सब चीजों को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। मतलब जो भी पेरेंट चेन डिसाइड होगा, सबका रूल्स है, बट जो भी पेरेंट चेन डिसाइड होगा, एक बार वो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो उस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जो भी डायरेक्टली अटैच्ड है, उन सारे ग्रुप्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में टोटल ये 5 पार्ट होगा जिसको हम लोग को कंसिडर करना होता है, लेकिन इस पार्ट को याद नहीं रखना होता। बस इसको पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि नोमेनक्लेचर में 5 पार्ट होते हैं, बट इसके बाद हम लोग को इन 5 पार्ट में से किसी का भी नाम प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब क्लासिफिकेशन से कोई मतलब नहीं रखना होता है। अभी के लिए डायग्राम नोट कर लो, फिर हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे मूव करते हैं। और कोई सर स्क्रीनशॉट ले हेलोजन क्या? सर हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं मानते नॉमेनक्लेचर में? तुम्हारा नाम क्या है? सर प्रीति। कृति। तो तुम्हारा नाम कृति क्यों नहीं है, बताओ? पता नहीं सर। पता नहीं सर। तो एग्जैक्टली हम नाम रखा गया, हमको भी नहीं मालूम क्यों नहीं मानते। ठीक है, नोमेनक्लेचर में ये चीज ध्यान रखना। मतलब कोई ये नहीं पूछेगा सर ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है। जो रूल्स बना दिए गए हैं हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारा नाम प्रीति है तो क्या बोलते, प्रीति कुमारी है, तो प्रीति की जगह पे कृति कुमारी क्यों नहीं हो गया? तुम्हारे घर वालों को मन था, रख दिए, हम क्या करें उसमें। तो ये सिंपल सा लॉजिक चलेगा, इसमें कोई रूल के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते कि ऐसा क्यों नहीं बोला गया। हाँ ये हो सकता है जैसे उसको फंक्शनल ग्रुप में क्यों नहीं माना गया है, इसका तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है। लेकिन जैसे रूल्स क्यों बनाए गए हैं या फिर कैसे बनाए गए हैं, तो उसका एक रीजन ये है कि जैसे हम लोग बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, हम लोग के सिलेबस में भी 10 कार्बन चेन तक का ही नंबरिंग है। लेकिन मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब बहुत बड़े कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे तो उसका नोमेनक्लेचर भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही ये रूल्स बनाए गए हैं। मतलब ऐसा सेट ऑफ रूल जो हर एक जगह पे एप्लीकेबल हो। तो एक जगह पे ये रूल है, दूसरे तरह के कंपाउंड में ये रूल है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसलिए वो रूल्स जो बनाए गए हैं सोच समझ के बनाए गए हैं। सर हाँ बोलो। सर तो मिथाइल क्लोराइड में सर सफिक्स के जैसे जो ये हेलोजन मिथाइल किस कंसीडर किया मिथाइल क्लोराइड जो है वो एक्चुअल में कॉमन नेम है। वो एक्चुअल में आईयूपीएसी नेम नहीं है, उसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। एक चीज देखो उसमें, जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो उसमें कहीं भी मीथेन है क्या कि मिथाइल है? यस है ना। तो मिथाइल तब होता है जब वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होता है। अभी आएंगे उस चीज पे, लेकिन वो कॉमन नेम है ना कि आईयूपीएसी नेम। ऑल्दो जो कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं सबका कॉमन नेम भी चलता है। जैसे बेंजीन के केस में तो कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी नेम मान लिया जाता है। तो बेंजीन के केस में नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन के कंपाउंड्स में कॉमन नेम को आईयूपीएसी नेम भी कंसिडर किया जाता है। बट कॉमन नेम थोड़ा अलग होता है और बाकी जो तुम्हारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड अलग चीज है, वहां पे मिथेन नहीं है। उसका एक्चुअल आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन होगा, क्लोरीन फिर से पहले आ जाता है। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे इन सब केसेस को तो हम लोग को खैर ध्यान रखना है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो जिनको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे सबसे पहला पार्ट जो वर्ड रूट है, मतलब वर्ड रूट का मतलब हो गया कि पेरेंट चेन वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन है उसमें हम लोग क्या क्या नाम यूज कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड रूट में ऐसा लिख लेते हैं कि हम छोटा सा टेबल टाइप का बना के ही काम किया करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, और नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन जो भी है उससे हम लोग का नेम वाले पार्ट पे क्या वेरिएशन हो गया, फिर नेम वाले पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों को अगर मेंशन करना शुरू करें तो जब एक कार्बन होता है तो वहाँ पे हम लोग टर्म मिथ यूज़ करते हैं, जब 2 कार्बन होता है तो वहाँ पे टर्म हम लोग इथ यूज़ करते हैं, जब 3 कार्बन होता है तो वहाँ पे हम लोग बचपन में सुन रखा होगा 10th क्लास में, रटा भी होगा मेरे हिसाब से, प्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जब 4 कार्बन होगा तो उस केस में ब्यूट वर्ड यूज़ करेंगे। सुहानी बताओ भाई 5 नंबर में क्या यूज़ करेंगे? सर पेंट। पेंट, सर पेंट की पेंट? सर पेंट पेंट। विवेक बताओ भाई 6 नंबर में क्या यूज करेंगे? विवेक दिख ही नहीं रहा आज आपको। शिवम 6 नंबर में क्या यूज करेंगे? हेक्स। हेक्स। उसके बाद 7 नंबर में रौनक बताओ भाई 7 नंबर में क्या यूज करेंगे? हेप्ट। ठीक है। रोशन यार तुम इतने दिनों से क्लास नहीं कर रहा है, तुमको पता भी नहीं था कि तुम ग्रुप से रिमूव हो गया नंबर चेंज करने पे, तुम बोला भी नहीं किसी को, गजब नालायक आदमी है तुम। सॉरी। हमको सॉरी मत बोलो, तुम्हारा नुकसान होगा ऐसे। जो क्लास छूट गया अगर उसमें डाउट क्लास चाहिए हो तो डाउट क्लास ले लेना, ठीक है? किसी को कोई भी दिक्कत आता है तो ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर लिया करो, तो क्लियर वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चल आंसर बताइए, 8 वाले में क्या बोलेंगे? सर ऑफ। ऑक्ट। और और कौन दिख रहा है भाई? पीताम्बरा 9 नंबर में क्या बोलेंगे? नॉन। नॉन। और 10 नंबर में क्या बोलना चाहिए बताओ भाई? देवांशु। देवांशु सर डेक। डेक। अच्छा 11 नंबर में क्या बोलेंगे? 11 नंबर में क्या? वन डे को ब्राजील में बैठा है वन डे को। डेको नहीं बोला सर, अनडेक। 11 वाले पार्ट में अनडेक, ऑल्दो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है? मतलब 11 नंबर का नोमेनक्लेचर अपने काम का नहीं होता, बट ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। 12 नंबर में क्या बोलते हैं? डोडेक। डाइडेक। डाइडेक नहीं, डाइडेक नहीं, डोडेक बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ये अपने काम का नहीं है। 11 12 10 तक का नोमेनक्लेचर अपने काम का, बट फिर भी बस नाम सुन लो, मजेदार नाम है, ठीक है? नोट कर लो। मेरे हिसाब से नाम का लिस्ट अपने आप याद होगा। नोट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम सजेशन देंगे नोट कर लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा इस चीज का। ब्राजील में कौन सा लैंग्वेज चलता है, कुछ मालूम है किसी को? ब्राजीलियन। वाह इंडिया में इंडियन चलता है लैंग्वेज ना। कौन से एलियन प्लेनेट से आया तुम लोगों ना? ये जो आजकल इलॉन मस्क जो स्पेसक्राफ्ट बना रहा है, भेज देना चाहिए तुमको। तुम ही लोग को एक्सपेरिमेंट में डाल के भेजना चाहिए और ऊपर छोड़ भी देना चाहिए। अगर बीच में ब्लास्ट कर गया तो बहुत अच्छा है, धरती का बोझ वैसे भी कम होगा। ब्राजीलियन। चलो ध्यान दो। जैसे रूल्स वाले पार्ट में ये तो वर्ड रूट वाला पार्ट जो था वो मेंशन कर दिया हम लोगों ने। उसके अलावा कुछ और भी रूल्स है जिसका ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो ये पार्ट जो भी मेंशन किया था कि जो हैलोजन वाले पार्ट होते हैं या फिर जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं, इन सब को हम लोग, ऑल्दो ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसको नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस एक रूल का ध्यान रखना कि हैलोजन्स, नोट करते जाओ, हैलोजन्स, नाइट्रो ग्रुप and ethers are not considered as functional group in IUPAC nomenclature. In IUPAC, कौन स्पीकर बजाया जा रहा है जी बैकग्राउंड में?
मेरा लेक्चर तो लोग उस पे स्पीकर पे रख रखा होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, वूफर वूफर सब बज रहा होता है, बैकग्राउंड में बीट बॉक्स चल रहा होता है और उसमें मेरा पढ़ाई भी चल रहा होता है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग हैलोजेंस की बात करते हैं, तो हैलोजेंस वाले पार्ट को हम लोग कभी भी फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं कंसिडर करते हैं। तो हमेशा ऐसा मेंशन करके चलना, ऑलवेज कंसिडर्ड एज, always considered as substituent, always considered as substituents। चलो ध्यान दो, जैसे सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उस केस में ऊपर जैसे हम नाम मेंशन किए थे ब्रोमो, तो ब्रोमीन क्यों नहीं बोल रहे थे, एग्जैक्टली उसी चीज का पार्ट यहाँ ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी कभी हम लोग किसी कंपाउंड को सब्स्टिट्यूएंट के जैसा लेते हैं, तब उस केस में उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। उसका नाम जो हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम बोला करेंगे। जैसे अगर मान लो हैलोजन है, तो हैलोजन वाले पार्ट में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम की बात करें तो वहाँ पे हैलो वर्ड चलता है। हैलो वाले पार्ट का मतलब, अगर हम लोग क्लोरीन लेके चले तो उस केस में क्लोरो वर्ड चलेगा, अगर हम लोग ब्रोमीन लेके चले तब उस केस में ब्रोमो वर्ड चलेगा, अगर फ्लोरीन लेके चले तो उस केस में फ्लोरो वर्ड चलेगा। तो अगर मान लो आयोडीन है तो आयोडीन में क्या चलना चाहिए, आयोडो। आयोडीन वाले पार्ट में आयोडो वर्ड चलता है। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे ये तो हेलोजन हो गया, बट हेलोजन की जगह पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप को यूज कर सकते हैं, NO2, इसको हम लोग नाइट्रो ही बोला करते हैं। नाइट्रो वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा। फिर उसके बाद अगर इथर है तो इथर का मतलब बताया था ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा मेंशन कर दिया हम लोगों ने कि पेरेंट चेन से जो भी चीजें अटैच्ड होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक तरफ तो पेरेंट चेन होगा, तो एक ईथर को हमेशा OR के फॉर्म में डाला जाता है। हमेशा OR लिखा है इसका मतलब ईथर बोल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये OR ग्रुप वाला पार्ट एक C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट है तब उस केस में हम लोग उसको ईथर नहीं बोलेंगे, तो उसको ईस्टर बोला करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली एक OR ग्रुप है तो वहाँ पे ईथर वाला पार्ट अपना ग्रुप रहेगा, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे और उसका जो नाम है वो इस टाइप से दिया जाता है, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी वाले पार्ट को ऐसा समझ लो जैसे मान लो कि अगर एग्जांपल में ये नाम है O के साथ CH3, तो इस केस में मीथेन वाला पार्ट है, तो अल्क वाले पार्ट में हम लोग एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से नाम हम लोग आराम से मिथॉक्सी डाल सकते हैं। अगर मान लो O के साथ C2H5 है, मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में एल्केन वाले पार्ट में मतलब एल्कॉक्सी के अल्केन वाले पार्ट में हम लोग आराम से टर्म इथॉक्सी वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। अगर मान लो O के साथ C3H7 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग आराम से प्रोपॉक्सी वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लें तीनों चीज को। अच्छा हाँ, इसमें एक और पार्ट भी नोट कर लेते हैं, जैसे थोड़ा ध्यान दो इधर, नोट कर लेना। अभी जस्ट मेंशन किया कि अगर एक पेरेंट चेन से कोई भी ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो पेरेंट चेन से अगर कार्बन चेन भी अटैच्ड होगा, जैसे मान लो कि ऐसा एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं हम और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप बना दिया, मतलब 2 कार्बन रख देते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर ढंग से देखो तो हम लोग के पास 3 चेन पॉसिबल है। 3 चेन का मतलब 3 हम लोग रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे एक तो ये रस्सी वाला पार्ट बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा एक ये रस्सी वाला पार्ट बना सकते हैं, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। और तीसरा एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एंड पॉइंट तक, मतलब यहाँ से रस्सी शुरू किया और इसको कवर करते हुए हम लोग आराम से तीसरा रस्सी बना सकते हैं। तो 3 टोटल रस्सी की पॉसिबिलिटी है। तो जो चेन है अगर एक से ज़्यादा पॉसिबल होता है तब उस केस में कोई ना कोई एक को पेरेंट चेन या मेन चेन माना जाता है। बाकी सब जैसे होता है ना, नदी के केस में होता है कि नदी वाले पार्ट में एक मेन रिवर होता है और दूसरा उसका क्या बोलते हैं उसको, जो नदी से ऐसे टूट गया या फिर उसमें जुड़ गया। ट्रिब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी, हाँ कंट्रीब्यूटरी। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोल देता हूँ वो पता भी नहीं चलता। ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, हाँ वही ट्रिब्यूटरी। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है। ये एक रस्सी है मेन और बाकी सब उसके ट्रिब्यूटरी टाइप के पार्ट होंगे, तो उसको हम लोग मेन चेन नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि वो कार्बन चेन है
तो उसको कार्बन चेन तो कंसिडर करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये होता है, जैसे मान लो हम इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अभी के लिए कि ये अपना पेरेंट चेन है, ये पार्ट, मतलब यहाँ से चेन शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करके हम लोग पेरेंट चेन बनाए। तो उस केस में जो ग्रुप इससे अटैच्ड होगा, चाहे वो कार्बन चेन ही क्यों ना हो, जैसे ट्रिब्यूटरी रिवर वाला पार्ट था, तो जो भी पार्ट इससे अटैच्ड होगा, ये पूरा का पूरा चेन, ये 2 कार्बन का चेन, ये दोनों कार्बन का चेन को फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे। इसको हम लोग कार्बन चेन नहीं बोला करेंगे, केवल कार्बन चेन तो था लेकिन मेन चेन नहीं है ये। तो ये पार्ट, रेड वाला पार्ट मेन चेन हो गया, तो इस चीज को हम लोग साइड चेन बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में। नाम हो सकता है साइड चेन, जैसे ट्रिब्यूटरी रिवर है तो इसलिए उसी तरीके से साइड चेन, जिसको हम लोग ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग का साइड चेन है, मतलब कार्बन चेन वाला पार्ट साइड चेन के जैसा बिहेव कर रहा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका जो हम लोग नोमेनक्लेचर बोलेंगे, वो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हम लोग वर्ड नॉर्मली इथेन बोला करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको इथेन नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग वर्ड इथाइल लगा दिया करेंगे। तो इन जनरल अगर अल्केन रहा तो अल्केन वाले पार्ट को अगर सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे तो बस यहाँ पे जो लास्ट में ये पूरा पार्ट है, इसको हटा के हम लोग अल्काइल बोल दिया करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के जैसा। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसके इसमें मिथाइल से, अगर CH3 है तो इसके इसमें हम लोग मीथेन के जगह पे मिथाइल वर्ड लगा सकते हैं। अगर C2 के साथ H5 है, मतलब इथेन के जैसा स्ट्रक्चर, तब उसके इसमें इथेन ना बोल के इथाइल लगा दिया करेंगे। अगर C3H7 है तो प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन प्रोपेन ना बोल के वहाँ पे हम लोग टर्म आराम से प्रोपाइल लगा के काम कर सकते हैं। तो ये तो अल्केन वाला पार्ट हो गया, जिसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को नोट कर लो पहले, ये मिथॉक्सी वाला पार्ट को। सर हाँ बोलो। सर एल्कोस क्या है सर? एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी। एल्कोक्सी, तो हाँ, उसमें से एक बॉन्ड खाली क्यों छोड़े हैं? उसमें एक बॉन्ड खाली छोड़े क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। यस जैसे सर। पूरा ग्रुप है वो पेरेंट चेन से तो अटैच्ड होगा ही होगा, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट में कार्बन होगा, तो इसलिए उस साइड को खाली छोड़ दिया है। सर नाइट्रो का एक और एग्जांपल दीजिए ना। नाइट्रो का एक और एग्जांपल, नाइट्रो तो एक ही ग्रुप ही होता है, उसमें एक और एग्जांपल कहाँ से लाएं? ओके सर यहाँ पे जो साइड चेन बनाए हैं उसमें हाँ, साइड चेन में से भी एक एक्स्ट्रा साइड चेन निकला है, तब उसको क्या बोलेंगे? उसको सुपर साइड चेन बोल देना। नो सर, वो नहीं, मतलब इथाइल इथाइल या फिर मिथाइल मिथाइल डबल बार हो जाएगा। आएगा आएगा, उस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है। चलो नीचे वाले पार्ट पे भी ध्यान देते हैं। जैसे अगर अल्कीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्काइल वर्ड यूज किया, तो अगर सिमिलर टाइप से अल्कीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो यहाँ पे हम लोग टर्म अल्कीनाइल यूज करेंगे। अल्काइल अल्काइल नहीं बोल सकते। जैसे ऊपर में एन को हटा के YL लगाया था, तो नीचे में इन को हटा के YL लगाएंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ऊपर भी अल्काइल नीचे भी अल्काइल, तो इसीलिए अल्कीनाइल वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर रहा जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो इस केस में इथीन होना चाहिए था नाम। तो इस केस में अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा तो इसको हम लोग इथिनाइल बोला करेंगे, ये नाम लिखने का तरीका होगा। तो सिमिलर टाइप से अगर अल्काइन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे हम लोग टर्म में अल्काइनाइल वर्ड लगा के आराम से उसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा भी ध्यान रखना, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। नोट कर लो नीचे वाले पार्ट को। सर जैसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। थोड़ा सा ऊपर करें, सबको कार्बन चेन नोट करना है जी। कार्बन चेन नोट करने की जरूरत नहीं, बस हम समझा रहे थे उस चीज को। सर हाँ ब्राजील का लैंग्वेज है पोर्टुगीज। हाँ पता है हमको। और क्यों बना पोर्टुगीज लैंग्वेज वहाँ का? तो गूगल करके बताया अभी। हाँ सर। गजब नालायक, हम इधर पढ़ा रहे थे गूगल करना लगा पड़ा, तुम्हारे दिमाग में ब्राजील चल रहा है। ब्राजील चल रहा है, कुछ और चल रहा है दिमाग में। सर अभी तो
एल्काइनाइल बोले वही चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे पोर्टुगीज भी चलता है और स्पेनिश लैंग्वेज भी चलता है चल में, क्योंकि सर आप गए हैं? क्या गए हैं वहाँ पर? नहीं यार, ब्राजील तो नहीं गए। वहाँ जाने का चांस बन रहा था एक बार, मतलब कॉलेज में जब थे उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए जाने का चांस बन रहा था, बट वहाँ नहीं जा पाए थे। जब हम कॉलेज में थे तो इंटर्नशिप के लिए 2 जगह जाने का ऑप्शन था मेरे पास, फ्रांस जाने का ऑप्शन था और सिंगापुर जाने का ऑप्शन था, बट फ्रांस का प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं था तो फिर फाइनली सिंगापुर गए थे। फिर उसके बाद इस बार घूमने भी गए तो फ्रांस नहीं जा पाए हम लोग। 2 साल पहले जब यूरोप गए थे घूमने तो उस टाइम पे भी फ्रांस का प्लान नहीं बन पाया, हम लोग मोस्टली ईस्टर्न यूरोप के साइड में घूमते रह गए। जाएंगे कभी, जब फुर्सत मिलेगा तब जाया जाएगा, ये पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। हाँ सर, हमको भी लेके चलिए। हाँ ठीक है, तुमको ना प्लेन में नीचे बांध के उड़ा के ले चलेंगे, ठीक है? हमको भी लेके चलिएगा। सर कंपनी देने के लिए आइएगा नीचे कभी। सही है सही है। चलो ध्यान दो, तीसरा पॉइंट पे ध्यान दो। जैसे ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अभी तक ऐसा ऊपर नाम में मेंशन किया था कि एक ब्रोमीन है तो उसमें ब्रोमो लिख दिया, या फिर अल्कोहल वाले पार्ट में और लिख दिया। लेकिन अगर मान लो 2 ब्रोमीन है या 3 ब्रोमीन है या 2 अल्कोहल का यूनिट दे रखा, तो जब भी कभी एक टाइप के ग्रुप रिपीट होंगे तो रिपीटिशन को बार बार लिखना ना पड़े, तो वहाँ पे हम लोग उस रिपीटिशन को उनके नंबर ऑफ रिपीटिशन से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली डाई ट्राई टेट्रा इन सब वर्ड से यूज किया कर सकते हैं। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस टाइप से मेंशन किया कर सकते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा, थर्ड पॉइंट मेंशन कर लो, आर यूज्ड to represent the repetition of same group. Repetition of same group. देवांशु, तुम्हारे पास पेंसिल बचा कि गायब कर दिया उसको? है सर, रखा हुआ है। सुहानी, तुमको मिला था पेंसिल? हाँ सर। तुम्हारे पास ही बचा हुआ है सब, उसको क्या सोवेनियर बना करके रखे हुए है? नहीं सर, मेरा वाला बहुत लाइट चलता था तो उतना यूज नहीं हुआ है। हाँ, यूज उसमें ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, वो चलाने के तो है भी नहीं। जब हम सर वहाँ गए थे, मेरा क्या हो गया? मेरा वाला पर गुम हो गया। अरे जब हम पेंसिल मिला था या इरेजर मिला था? पेंसिल मिला था कि इरेजर मिला? अच्छा, तुम लोगों को इरेजर, ये पेंसिल दूसरा पेंसिल की बात हो रही है। जब हम बर्लिन गए थे तो वहाँ पे वो था, सोवेनियर था, उसमें होता है ना पेंसिल में लिखा हुआ है पूरा बर्लिन बर्लिन ऐसा कुछ कुछ, तो सब लोगों के लिए लेकर के आए थे, सारे स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पे जब हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ गए थे, एक्चुअली बैचलर पार्टी पे गए थे, तो दोस्त लोग के साथ हम लोग कसिनो गए थे खेलने। तो कसिनो में हम 350 यूरो जीते थे। तो फिर जब वहाँ से लौट रहे थे तो कसिनो में पैसा जीत रखे थे, तो सब लोगों के लिए चॉकलेट भी लेके आए थे। ये चलो ठीक है, हम तो अय्याशी करके आई है, बाकी लोग भी अय्याशी कर ले थोड़ा बहुत। उसमें 9th-10th में जो स्टूडेंट लोग थे उन लोगों के लिए पेंसिल्स लाए थे वहाँ से। ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग शॉप में, तो सोचे थे क्या लिया जाए क्या लिया जाए, तो दिखा कि चलो एक अच्छा ऑप्शन है तो लिया जा सकता है। उसमें भी नालायक लोग होते हैं, गुम करा देते हैं पेंसिल। सर हमको नहीं मिला। तुमको नहीं मिला? नहीं सर। तो तुमको कहाँ से मिलेगा? तुम 9th क्लास में था हम लोग क्या? हम तो अपना घर में थे। तो घर में थे तो तुम्हारे घर में हम कुरियर कराते, तो फिर तो इंडिया का सारे पॉपुलेशन के लिए लाना पड़ता हमको। जो रहेगा उसी को ना मिलेगा भाई। चलो ध्यान दो। सर हम लोग के लिए स्पेशली ऑर्डर करवाइएगा। हाँ, यही काम बच गया ना। मेरे पास बहुत महंगा पेंसिल था भाई, वो एक यूरो का आता है। ऑल्दो उसमें कुछ था नहीं, बट वही है, सोवेनियर होता है तो महंगा करके रखते हैं वो लोग, तो ठीक है। और उसमें भी मतलब अगर वहाँ के मॉल वॉल से खरीदो तो एक्स्ट्रा महंगा पड़ेगा। चलो ध्यान दो, जैसे डाई ट्राई टेट्रा वाले पार्ट में अगर हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं तो उस केस में 2 के लिए, अगर ट्राई वर्ड यूज करते हैं तो देख के मालूम पड़ता है 3 के लिए। टेट्रा वाले पार्ट में हम लोग 4 वाले पार्ट में रिपीटिशन यूज करेंगे, जैसे डाई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, या डाई ऑल, ट्राई ऑल, इस तरीके से डाई ओन, डाई अल, इस तरीके से 2 3 4 के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे जो भी हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे मान लो ब्रोमो है, तो अगर ब्रोमो को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो उस केस में इसी के आगे हम लोग ये वर्ड यूज किया करेंगे, डाई ब्रोमो, ठीक है? मतलब जिस यूनिट का, जिस ग्रुप का रिपीटिशन हो रहा है एग्जैक्टली उसी के आगे हम लोग
प्रीफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा वाले पार्ट को आराम से यूज करते हुए मेंशन कर सकते हैं नाम को। ये 2-3 रूल्स हैं जिसका हम लोग को बेसिकली ध्यान रखना होगा। इन 3 रूल्स के बाद फिर हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। और नोमेनक्लेचर में जैसे अगर एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर दिया गया है, बट एग्जैक्टली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा चैप्टर में क्लासीफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रेदर देन चैप्टर में क्लासीफाई करने के उसको एक रिएक्शन मैकेनिज्म में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है इस तरीके के टाइप्स में डिवाइड करना ज़्यादा बेटर होता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो, कहीं का भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो, उसमें नॉर्मली चैप्टर वाइज काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इनफैक्ट जब हम लोग जेईई एडवांस का तैयारी करते हैं तो इसमें चैप्टर वाइज काम करना बहुत अच्छा कंसिडरेशन नहीं होता है। तो नोमेनक्लेचर में भी जैसे हम एक छोटा सा डिस्कशन केवल कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर में पहले अल्केन का नोमेनक्लेचर होगा, फिर उसके बाद अल्कीन का नोमेनक्लेचर होगा। अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर एक ही जैसा होता है, तो दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन मत करना। फिर इन सब के नोमेनक्लेचर के बाद फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होगा। फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंसिडर कर सकते हैं। और इन सब के बाद हम लोग बेंजीन वाले पार्ट से एसोसिएटेड नोमेनक्लेचर करेंगे। तो एक्चुअल वहाँ पे टर्म हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना पड़ेगा बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करना होता है उनके रूल्स को हम लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो पूरे नोमेनक्लेचर को हम लोग ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्लास 11-12 में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है और उसके अलावा बेंजीन है। और क्लास 12 वाले पार्ट में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हो गया, अमाइड हो गया, साइल हैलाइड हो गया, इन सब चीज़ों का नोमेनक्लेचर क्लास 12 का पार्ट है। और साइक्लिक कंपाउंड इन सब का कॉम्बिनेशन है। मतलब अल्केन में भी साइक्लिक हो सकता है, अल्कीन अल्काइन में भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप में भी साइक्लिक हो सकता है। तो हम लोग जब इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इन डिस्कशंस वाले पार्ट में हर एक जगह पे पेरेंट चेन जो डिसाइड करते हैं उन पेरेंट चेन के डिसीजन का रूल थोड़ा अलग अलग है। जैसे अल्केन में पेरेंट चेन का डिसीजन अलग रूल से करेंगे, अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में पेरेंट चेन का जो डिसीजन होता है वो अलग रूल से चलता है। फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उस केस में पेरेंट चेन का डिसीजन अलग रूल से चलेगा। साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में भी कुछ पार्टिकुलर रूल्स है। और बेंजीन में एक्चुअल में रूल तो है, लेकिन बेंजीन में कॉमन नेम भी चलता है, तो इसलिए बेंजीन में कभी कभी रूल के अलावा भी चीज़ें याद रखनी होती है। इनफैक्ट जैसे 2017 में शायद या 2018 में नोमेनक्लेचर का सवाल आया था, अब जेईई एडवांस में फाइंड द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, और बेंजीन का ही सवाल था। बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि कॉमन नेम के अलावा भी आईयूपीएसी नेम होता है, और बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन को गलत किए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब मोर देन वन करेक्ट। तो ऑल्दो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है ढंग से, या भूल जाते हैं कि बेंजीन में कॉमन नेम के अलावा कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, इसीलिए हम लोग सारे रूल्स को ढंग से देखा करेंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम लोग उस कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नहीं करते। जैसे एक तुम लोगों को कंपाउंड बताया था बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग नहीं करेंगे, ये सिलेबस में अपने नहीं है। दूसरा स्पाइरो कंपाउंड्स, इसका भी नोमेनक्लेचर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इन सब का नोमेनक्लेचर हम लोग नहीं किया करेंगे। हम लोग के सिलेबस में कंपाउंड क्या होता है? स्पाइरो कंपाउंड का मतलब ये स्ट्रक्चर, जैसे अगर 2 रिंग्स हैं और दोनों रिंग्स वाले पार्ट एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उस केस में इसको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। और ऑल्दो जैसे ये देखने में लग रहा है कि ऐसा ही एक प्लानर स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में ये इस टाइप का नहीं होता, थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कि एक कॉपी रखते हैं, ठीक है, ये सामने देख सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 हाथ है मेरा, तो एक रिंग वाला पार्ट एक प्लेन मान लिया, दूसरे को दूसरा प्लेन मान लिया, तो दोनों एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। बट एक्चुअल में कंपाउंड इस टाइप से नहीं होता। उसमें जो दूसरा रिंग होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक अगर वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। इस चीज को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड बोल सकते हैं। एक ही कंपाउंड पे, या सॉरी एक ही कार्बन के अलोंग 2 रिंग्स वाले पार्ट फ्यूज हो रखे होंगे, 2 रिंग्स वाले पार्ट अटैच हो रखे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग टर्म स्पाइरो कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। स्पाइरो कंपाउंड बोल दो या फिर स्पाइरेंस बोल दो, दोनों ही क्लासिफिकेशन आराम से मेंशन करते हुए चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग सबसे पहले अल्केन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ रूल्स आएंगे, फिर अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट होगा, फिर फंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और थोड़ा इसमें रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें डिफिकल्ट टाइप के,
तो इन पार्ट को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आराम से करेंगे। बाकी अल्केन एक दिन का पार्ट है, अल्कीन अल्काइन एक दिन से भी थोड़ा छोटा ही पार्ट है, बट फिर तीनों का कॉम्बिनेशन चल रहा होगा नोमेनक्लेचर में, ऐसा हम लोग करना शुरू करेंगे। एक बार हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, और चलो अभी तो टाइम है 10-15 मिनट का। चलो हेडिंग डाल दो, अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला हेडिंग डाल देना अल्केन। अल्केन का केस सिंपल सा है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रूल्स केवल ध्यान रखना होगा, और रूल्स के बाद फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस वाले पार्ट पे मूव करना शुरू करेंगे। जैसे कोई भी नोमेनक्लेचर हो, चाहे अल्केन का हो, चाहे अल्कीन का हो, चाहे अल्काइन का हो, हमेशा नोमेनक्लेचर में पहला पार्ट तो हम लोगों को प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना है। किसी भी केस में सबसे पहला पार्ट पेरेंट चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन क्या हो सकता है, ये प्रिंसिपल चेन को आइडेंटिफाई करना होगा। रूल्स हर एक जगह पे अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग अल्केन की बात करेंगे, तो अल्केन वाले पार्ट में हम लोग 3-4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम लोग को इसमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग हेडिंग टाइप से, इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दो, इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अल्केन में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और रूल को वर्बली लिखाना थोड़ा मुश्किल चीज़ है, मतलब लैंग्वेज में पुटअप करना थोड़ा मुश्किल चीज़ है। उसको इस तरीके से अगर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखे तो ज़्यादा इजीली समझ में आता है मेरे हिसाब से। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में सबसे पहला जो रूल है उसको हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन बोला करते हैं। जैसे अभी ऊपर मेंशन किया था तुम लोगों को कि उस पार्टिकुलर कंपाउंड में जिसमें 3 चेन एग्जिस्ट कर रहे थे, ये रेड वाला पार्ट, इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटी थी चेन की। एक तो रेड वाला पार्ट, और दूसरा इधर से एक चेन, और तीसरा यहाँ से दूसरा चेन वाला पार्ट, मतलब टोटल 3 चेन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक ही चेन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वही है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चेन है तब उसके एक्चुअल में 2 होता भी नहीं। अगर एक चेन है तो एक के बाद 3 का ही नंबर आता है, 2 कभी भी नहीं आता है। तो उस केस में जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको हम लोग पेरेंट चेन बोला करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल कि अगर कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा, मतलब एक के बाद सीधा 3 होता है, एक के बाद 2 का नंबर नहीं आ पाता है, 3 के बाद 4 हो सकता है, लेकिन एक के बाद नॉर्मली 3 का नंबर आता है। तो अगर एक कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 से ज़्यादा चेन है, तो जिस कार्बन चेन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसको हम लोग पेरेंट चेन बोला करेंगे। लेकिन उसमें एक सवाल हो सकता है कि अगर 2 जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन हो गए तब क्या करेंगे? तब फिर अगले रूल में मूव करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पार्ट जो अपने को कंसिडर करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन वाला पार्ट। देखो, जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो अपना पेरेंट चेन निकल के आएगा, पहला चीज। अगर इससे डिसाइड कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 चेन्स में कंपटीशन है, मतलब 2 चेन्स में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, तो हम लोग उससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग मेंशन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर हम लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से डिसीजन नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग आराम से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे। मतलब जिन 2 चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन थे उसमें फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे कि चलो चेन नंबर 1 में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, चेन नंबर 2 में कितना सब्स्टिट्यूएंट है। जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा वो अपना पेरेंट चेन कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि सर अगर दोनों में ही सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब कार्बन भी सेम हो और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, तब क्या करेंगे? तब उस केस में फिर हम लोग उसके आगे थर्ड रूल पे मूव करना शुरू करेंगे। और थर्ड रूल वाले पार्ट में हम लोग वर्ड मेंशन करते हैं पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बट पॉइंट ये होता है, जैसे जो पोजीशन वाला पार्ट है वो हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद फिक्स किया करते हैं। ये नॉर्मली रूल होता है कि एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो जैसे सबसे शुरुआत में मेंशन किया था 1 अल्कोहल हो गया या फिर 5 अल्कोहल हो गया, तो जो पेरेंट चेन है उसका नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक ये कार्बन चेन है, तो इस कार्बन चेन में जैसे ही पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए तो इसका नंबरिंग करना होता है। चेन के एंड से शुरू करो दूसरे एंड तक जाओ, तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो आइदर कार्बन नंबर 1 लेफ्ट वाले को डालेंगे तो टोटल 1 2 3 4, या कार्बन नंबर 1 राइट वाले को डालेंगे तो 1 2 3 4। ऐसा हम लोग चेन का नंबरिंग डाल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन रूल्स के हिसाब से कोई एक पॉसिबिलिटी ही मेन पॉसिबिलिटी होगा, ऐसा बोला करेंगे हम लोग।
तो पोजीशन तब डिसाइड करते हैं जब हम लोग का पेरेंट चेन डिसाइड हो जाता है, लेकिन क्योंकि पेरेंट चेन डिसाइड करने में ही कंपटीशन है, तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि दोनों चेन को पेरेंट चेन मानते हुए दोनों चेन का नंबरिंग करके देखते हैं, और उस नंबरिंग वाले पार्ट में जिस साइड से नंबरिंग सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटी में आता है, मतलब जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है, जो उस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का पोजीशन सबसे लोएस्ट आएगा, फिर वहां पे हम लोग उसको पेरेंट चेन मानेंगे। ऑल्दो थर्ड नंबर रूल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेकंड रूल तक अपना काम हो जाता है, बट फिर भी इन केस अगर सेकंड रूल से काम नहीं होता है तो दोनों चेन को पेरेंट चेन मानते हुए नंबरिंग करके देखो, और नंबरिंग करके जब देखेंगे तो जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम आ रहा उसके बेसिस पे हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया करेंगे। और अगर इससे भी काम नहीं हो रहा तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना शुरू करेंगे। जैसे अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन वाले पार्ट में क्लोरो, और अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन वाले पार्ट में हम लोग ब्रोमो वर्ड यूज कर सकते थे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आएगा, जिसका मतलब ब्रोमीन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है नंबरिंग के वजह के टाइम पे, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। ऑल्दो इतने आगे तक जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रूल्स में मेंशन कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ में। नोट कर लो इस चीज़ को, अभी के लिए बस सुन लो इस चीज़ को। जब आगे रूल्स में पोजीशन वाले पार्ट की बात करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे, तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। सर ऊपर में एक कार्बन चेन बनाया था, उस पे ये वाला समझा दीजिए ना। कर रहे अभी ये रूल समझाएंगे, टेंशन मत लो। अभी केवल पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सिखाएंगे, उसके बाद फिर नंबरिंग वाले पार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इस ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। नोट करो इस चीज़ को, और उसके बाद 3 4 5 एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल है, तो सबसे पहला एग्जांपल तो हम लोग केवल ये मेंशन करके चल रहे हैं कि इस केस में कितने कार्बन चेन वाले पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे टोटल मिलाकर के हम लोग के पास 6 कार्बन दिख रहा। अगर 6 कार्बन दिख रहा और एक ही चेन दिख रहा है, मतलब एक ही कार्बन चेन है या एक ही रस्सी है, तो इस केस में यही अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। सबसे पहला केस जो हम लोग को कंसिडर करना है। फिर उसके बाद मान लो अगर ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बस ध्यान देते जाना। अभी मान लो अगर ये एग्जांपल लेके चलते हैं, तो सबसे पहला पार्ट कि इसमें कितने चेन्स हैं ये देखो। तो हम लोग हमेशा चेन को कार्बन के एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक लेके जाया करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एंड ये है, तो यहाँ से अगर चेन शुरू करे तो उस केस में हम लोग सीधा हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, तो ये एक कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये कार्बन चेन हो गया तो ये साइड चेन को जैसा हम लोग कंसिडर कर सकते थे, पर ठीक है साइड चेन से अभी हम लोग को मतलब नहीं है। फिर मान लो दूसरे कार्बन चेन की बात करते हैं, तो ये भी एक चेन हो सकता है आराम से, जहाँ पे इसी कार्बन से शुरुआत किए और इस ऊपर वाले कार्बन से एंड किए। ये सेकंड कार्बन चेन जो इस पूरे कंपाउंड के अंदर पॉसिबल है। लेकिन अगर ढंग से देखो तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे भी खत्म करके एक चेन हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये हम लोग चेन नंबर 3 की बात आराम से कर सकते हैं।
तो टोटल 3 चेन इस पूरे कंपाउंड के अंदर पॉसिबल है, ऐसा हम लोग को दिख रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा चेन अगर है तब उस केस में हम लोग रूल्स की बात करेंगे। अगर एक ही चेन है तो रूल का कोई मतलब नहीं है। तो एक से ज़्यादा अगर चेन है तो उस केस में सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखो। तो कार्बन चेन 2 में कितने कार्बन हैं? 7 7। कार्बन चेन 3 में कितने कार्बन हैं? 6 6। और कार्बन चेन 1 में कितने कार्बन है? 6 6। तो इन सब में पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? तो सेकंड वाले 2 पार्ट को आराम से पेरेंट चेन बना सकते हैं, ये अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे एक बार डिसाइड हो गया कि अपना पेरेंट चेन कौन सा है, तो उसके बाद फिर हम लोग का बाकी बचा हुआ पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अगर ये पार्ट पेरेंट चेन बन गया तो इस चेन से जो ग्रुप अटैच्ड है, ये पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन जो व्हाइट वाला पार्ट था उसमें हर एक कार्बन को अगर कंसिडर करें तो ये कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है उसको हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को खुद से सोच के देखो कि इसमें कितने, मतलब पहला चीज तो ये कितने कार्बन चेन्स हैं, फर्स्ट चीज, और दूसरा इसमें पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए। ये दोनों चीजें ट्राई करके देखनी है। दोनों चीजें ट्राई करने, कितने कार्बन चेन्स हैं और दूसरा पेरेंट चेन कौन सा होगा। सर हाँ, लेफ्ट से फिर ऊपर वाले में जो गया है वे वाला। लेफ्ट से फिर ऊपर वाले में। पहले तो ये बताओ कितने कार्बन चेन है? 3। 3 पक्का? नो सर, 1 2 सर 3 4 है। 4 4 5 5 है। लगा लगा बोली लगाते जाओ। 3 सर 5 4 है। 5 5 5 है 5 है। पक्का? उससे ज्यादा यस नहीं सर। है? यस सर। नो सर। नो सर। तो 6 है। 6 लो और है सर। बोली लगाते जाओ, 6 तक आए लोग। 6 है? सर 6 है बस। 6 6 पे। है बस? चलो देख ही लेते हैं। 6 है कार्बन चेन यहाँ पे, और सारे कार्बन चेन को हम मेंशन करते जा रहे हैं। ये सबसे पहला चेन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी को भी। फिर उसके बाद यहाँ से ये दूसरा चेन ले लेते हैं, ये सेकंड चेन हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से चेन ले सकते हैं, ये पार्ट रेड वाला पार्ट, ये तीसरा चेन हो गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं ये ग्रीन वाला पार्ट, ये पार्ट मेरा फोर्थ चेन हो गया। फिर उसके बाद कोई कलर बचा है जी? चलो येलो कलर ले लेते हैं। मान लो ये वाले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट अपना पांचवा चेन हो गया। और कोई कलर? अब कौन सा कलर लिया जाए? चलो ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये अपना छठा चेन हो गया। तो टोटल 6 चेन्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टोटल 3 चेन या 4 चेन दिख रहा है, अगर ढंग से देखो तो टोटल 6 चेन होने चाहिए। अब पॉइंट ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। तो जैसे हम केवल ये पूछ रहे हैं रेड वाले चेन में, मतलब चेन नंबर 3 में कितने कार्बन है? 10। चेन नंबर 3 रेड वाले पार्ट में, तो यहाँ से शुरू हुआ और इधर को 10 खत्म हो रहा है, तो टोटल इसमें 10 कार्बन है। चेन नंबर 1 में कितने, मतलब ब्लू वाले चेन में कितने कार्बन है? 9 है। 9। 9 कार्बन है। फिर ऑरेंज वाले में कितने कार्बन है, चेन नंबर 6? 8। 8 8 है, हाँ ठीक है 8 है। फिर उसके बाद व्हाइट वाले में कितने हैं, चेन नंबर 2 में? 8। 8 कार्बन। और चेन नंबर 4 में कितने कार्बन है? 9। 9 9। और चेन नंबर 5 में कितने कार्बन है? 7। 8 7 की 8? 8 8 कार्बन है। तो पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? सर 3। थर्ड रेड नंबर, जो रेड 3 वाला पार्ट है थर्ड नंबर, वो अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। क्योंकि ऑल्दो यहाँ 6 चेन है लेकिन कहीं भी कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे केवल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से काम चल जा रहा था। तो मेरे हिसाब से एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम लोग कंपटीशन वाले पार्ट पे आते हैं कि अगर 2 चेन्स में कंपटीशन है तब उस केस में क्या करेंगे। ट्राई करके देखो ये सवाल। इस केस में
पेरेंट चेन कौन सा होगा। और ये तुम्हारा लास्ट एग्जांपल होगा आज, टाइम भी हो गया। सर ऊपर F से लेकर के नीचे लेफ्ट साइड वाला C तक। ऊपर F से लेकर के नीचे लेफ्ट वाले C तक, F कार्बन चेन है नालायक। सर तो आप बोले थे ना कि जो अटैच्ड है सर ऊपर वाला C से लेकर लेफ्ट तक कार्बन चेन सेलेक्ट करना है तो F नहीं, F वाला कार्बन चेन बोला करो, ठीक है। जैसे इसमें अगर चेन की बात करें तो टोटल चेन क्या क्या पॉसिबल है, तो एक ये चेन पॉसिबल है ब्लू वाला, उसके अलावा दूसरा चेन हम लोग ये व्हाइट वाला यूज कर सकते हैं, उसके अलावा तीसरा चेन ये रेड वाला यूज कर सकते हैं। 3 चेन पॉसिबल है। अगर हम लोग चेन नंबर 2 में जाते हैं तो चेन नंबर 2 वाले पार्ट में हमको 6 कार्बन दिख रहे हैं, चेन नंबर 3 वाले पार्ट में जाते हैं तो 5 कार्बन दिख रहा है, और चेन नंबर 1 में जाते हैं तो फिर से 6 कार्बन दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये फिक्स है। फर्स्ट और थर्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो उससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। अब एक चीज देखो और ढंग से इस चीज को देखना, अगर चेन नंबर 2 यूज करते हैं तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। अगर चेन नंबर 2 यूज करते हैं, इसको हम नीचे बना दे, इसको हम नीचे बना दे रहे हैं। अगर हम लोग चेन नंबर 2 यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, सब्सिक्वेंट है, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर चेन नंबर 2 यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट अपने चेन के जैसा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में इस पार्टिकुलर चेन के साथ हम लोग के पास फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट, उसके अलावा ये कार्बन चेन भी अटैच्ड है। इसका मतलब इसमें टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, केवल कार्बन चेन को कंसिडर करके कार्बन के अलावा दूसरे एटम को नहीं लेना है। यहाँ पे टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट है। बट अगर कार्बन चेन 1 यूज किया करते हैं हम लोग, तो इस कार्बन चेन 1 वाले पार्ट में अगर ढंग से देखो तो इस कार्बन चेन से ओवरऑल केवल एक ही तो ग्रुप अटैच्ड है। भले ही उसमें जैसा भी प्रीति बोली थी कि सर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी कुछ हो सकता है क्या, तो यहाँ पे एक चीज है कि इस पेरेंट चेन से जो साइड चेन अटैच्ड है उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ऐसा बोल सकते हैं। मतलब पेरेंट चेन से जो ग्रुप अटैच्ड हुआ वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके अंदर फ्लोरीन वाला पार्ट और भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पूरा का जो पूरा ग्रुप होता है वो तो एक ही कार्बन चेन से अटैच्ड है। इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ऑल्दो उसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, बट उससे मतलब नहीं है। पेरेंट चेन से केवल एक ही ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि सेकेंड नंबर वाले चेन में टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम लोग का कार्बन चेन देखते हैं तो उससे हम लोग का टोटल 2 पॉसिबिलिटी निकल के आता मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में। फिर उसे डिसाइड नहीं कर सकते थे तो हम लोग फिर सब्स्टिट्यूएंट पे जाते, तो चेन नंबर 2 में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसका मतलब चेन नंबर 2 वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। 1 वाले पार्ट को हम लोग आराम से रिजेक्ट करते हुए काम कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे कि नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे और नोमेनक्लेचर में लिखते कैसे हैं नाम को, कि उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के, उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। और अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को शायद से वर्कशीट 2 मिल जाएगा। वर्कशीट 2 वाले पार्ट को ट्राई करके देखना, वो तुम्हारे पुराने लेक्चर से ही एसोसिएटेड होगा, उसको एक बार ट्राई करके देखना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।